नमस्कार साथियों, 5 मिनट्स फैक्ट्स में आपका स्वागत है। G20 समिट। जी हाँ साथियों, G20 समिट आज काफ़ी चर्चा में है क्योंकि आप सबने सुना होगा कि इस समिट की अध्यक्षता भारत को अगले 1 साल के लिए मिल चुकी है। इंडोनेशिया के शहर बाली में चले 2 दिन तक इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने विकास और शांति के एजेंडे पर बात की और इसी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। इसे मोदी जी ने हर भारतीय के लिए गर्व की बात कहा है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर ये G20 है क्या, ये कब बना और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? साथ ही दोस्तों, अगले साल होने वाले G20 समिट में भारत क्या क्या चैलेंज फेस कर सकता है, आइए जानते हैं G20 को थोड़ा और विस्तार से। दोस्तों, G20 को ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का समूह भी कहा जाता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ 19 अलग अलग देश एक जगह मिलते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। साथ ही IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस समिट का हिस्सा बनते हैं। साथियों, आपको पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं देशों में मिलेगी। इतना ही नहीं, दुनिया की लगभग 80 से 85% GDP और 75% कारोबार G20 देशों में ही होता है। साथ ही 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आपको इन्हीं देशों से मिलेगा। दोस्तों, इस साल यानी 2022 की G20 की थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर और अगले साल G20 समिट में भारत की तरफ से थीम होगी वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दोस्तों, 90s के दौर में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया ने देखे, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जैसे हिल सी गई थी, जिसकी शुरुआत होती है 1994 के मैक्सिकन पीसो क्राइसिस से। फिर आया 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इकोनॉमी पर असर होते देखा गया। तब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए G20 को G7 ग्रुप के द्वारा डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों इकोनॉमीज की मदद से बनाया गया। इसलिए ये मंच डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। 2008 में आई भयंकर मंदी ने G20 लीडर्स को एक हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल की मीटिंग करने पर मजबूर कर दिया और ये डिसाइड किया गया कि साल में एक बार G20 देशों के लीडर्स की मीटिंग की जाएगी। और इस तरह नवंबर 2008 में सारे लीडर्स फर्स्ट G20 समिट के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में इकट्ठा हुए। दोस्तों, G20 का मेन एम मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने साथ इन्वॉल्व करके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना था। यहाँ दोस्तों, मिडिल इनकम कंट्रीज़ की अगर आज के सिनेरियो में बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम लगभग $1,000 से $4,000 के बीच में हो, तो उन्हें मिडिल इनकम कंट्रीज़ कहा जाता है। पूरी दुनिया के 75% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। G20 की मेंबर कंट्रीज़ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन शामिल है। साथियों, G20 देशों का ना तो कोई हेडक्वार्टर होता है, ना ही कोई बजट, बस प्रेसिडेंसी ही होती है। यहाँ मेंबर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही सारे काम संभालते हैं, जिन्हें शेरपा कहा जाता है। दोस्तों, शेरपा शब्द नेपाल में प्रचलित शेरपा से लिया गया है, जो पहाड़ी इलाकों में लोगों के लिए गाइड का काम करता है। इसी तरह सभी देशों के शेरपा मिलकर समिट के इश्यूज पर बात करते हैं। हर देश से एक शेरपा शामिल हो सकता है। हमारे देश से नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत नए शेरपा होंगे। G20 की अध्यक्षता हर साल अपने मेंबर कंट्रीज में रोटेट होती रहती है। जो भी देश G20 की अध्यक्षता करता है उसे ट्रोइका का पालन करना होता है। अब समझते हैं ये ट्रोइका क्या है। साथियों, जब कोई देश G20 की अध्यक्षता करता है तो उसे लास्ट अध्यक्ष देश और अगले अध्यक्ष देश के साथ मिलकर काम करना होता है, ताकि G20 के एजेंडा को लगातार बरकरार रखा जा सके। इसे ही ट्रोइका कहा जाता है। दोस्तों, G20 जब शुरू हुआ था तब केवल फाइनेंशियल इश्यूज पर ही इनके मेंबर्स चर्चा करते थे। अब धीरे धीरे बहुत से ग्लोबल इश्यूज पर G20 चर्चा करता है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, खाद्य सुरक्षा, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, इकोनॉमी के डिजिटाइजेशन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी फोकस रहता है। यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया 2 साइड्स में बंट चुकी है और G20 में दोनों ही साइड्स के समर्थक देश शामिल हैं। हालांकि भारत एक ऐसी स्थिति में है जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ रूस के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखता है।
यही वजह है कि पिछले दिनों वेस्टर्न मीडिया ने जोर देकर कहा था कि भारत यूक्रेन वॉर में शांति कराने में क्षमता रखता है। इस तरह इंडिया ग्लोबल कंसर्न को अपने एजेंडा में आगे रख के एक कॉमन ग्राउंड तैयार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए डेवलप्ड देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है। साथियों, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत से देशों के लीडर से 1-to-1 बात की, जिनमें थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स। पर मेन अट्रैक्शन रही पीएम मोदी और यूके के नए पीएम ऋषि सुनक की मीटिंग, जो कि भारतीय मूल के होने के कारण भारत में काफ़ी चर्चा में है। ये मीटिंग इन दोनों लीडर्स की आपस में फर्स्ट मीटिंग थी और इसके तुरंत बाद ही ऋषि सुनक ने 3000 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूके वीज़ा की घोषणा कर दी। साथ ही G20 समिट दुनिया की कंट्रीज को इंडिया को समझने और इंडिया के पर्सपेक्टिव को दुनिया को समझाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मंच बन सकता है। साथियों, अब इन लीडर्स ने जिन पॉइंट्स पर इस समिट में चर्चा की, उनमें सबसे पहले था यूक्रेन वॉर, जिसमें सभी कंट्रीज द्वारा रशिया के अग्रेशन की कड़े शब्दों में निंदा की गई। साथ ही G20 के देशों ने अपने डिक्लेरेशन में इंटरेस्ट रेट्स को भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ लीडर्स ने फूड सिक्योरिटी के चैलेंज से निपटने के लिए आपस में काम करने का वादा भी किया। साथ ही ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव्स की भी काफ़ी प्रशंसा की गई। G20 लीडर्स ने 2015 में हुए पेरिस एग्रीमेंट के दौरान तय किए गए ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का भी वादा किया। साथ ही G20 के लीडर्स ने हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मुद्दों पर भी काफ़ी चर्चा की। यूक्रेन G20 की मेंबर कंट्री नहीं है, इसके बाद भी जेलेंस्की को G20 को संबोधित करने दिया गया। ये इस बात को दर्शाता है कि G20 में धीरे धीरे पॉलिटिक्स तेज हो रही है। ये आपसी सहमति से डिसीजन लिए जाने के प्रोसेस को कमज़ोर कर रहा है। साथ ही यह G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत किस तरह की चुनौतियों का सामना करेगा, उसका एक रिमाइंडर है। दोस्तों, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण न केवल बड़े पैमाने पर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पैदा करता है, बल्कि इसने पूरी दुनिया में महंगाई को बढ़ा दिया है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। इस कारण बढ़ती हुई महंगाई ने बैंकों को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे ऑलमोस्ट हर कंट्री की इकोनॉमी सफ़र कर रही है। यूके और यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमीज भी आज रिसेशन के लिए तैयार खड़ी है। चाइना जैसा बड़ा देश आज रियल एस्टेट क्राइसिस के कारण शार्प स्लोडाउन फेस कर रहा है। यदि रूस यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान नहीं होता है तो भारत को महंगाई दर पर काबू करने के लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ समय में G20 की विश्वसनीयता को बहुत धक्का लगा है। इसकी वजह यह है कि G20 के अंदर ही गंभीर मतभेद हो गए हैं। एग्जाम्पल है यूएस और चाइना। भारत को अध्यक्षता संभालने के बाद इस मतभेद के साथ काम करना होगा और बाकी देशों से भी संबंध को मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो G20 पर। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।